हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो कल हमने जहाँ पे खत्म किया था, इन लास्ट वीडियो में हमने जहाँ पे खत्म किया था, जिसमें हम लोगों ने रिलेशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था। तो उसके बाद जो अगला उसका पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है, उसको हम लोग इस वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा रिलेशन और इनवर्स ऑफ रिलेशन कैसे हम लोग लिख पाएंगे उसको थोड़ा सा मैं बता दूं, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पे सीधे सीधे मूव करेंगे। तो रिलेशन हमने कल ये पढ़ा था कि इफ हमारे पास यदि किसी भी रिलेशन आर की बात करता है तो वो रिलेशन जो है वो किसी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। ये हम लोगों ने बात किया था। लाइक अगर हमारे पास कोई दो सेट दे दिया गया, लेट लेट वी हैव टू सेट्स A and B. Then let we have two sets A and B. Then R will be subset of A cross B. ये हमने बात किया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम R लिख रहे हैं जिसमें हमारे पास कोई एलिमेंट है A, B, तो ये जो एलिमेंट होगा सच दैट A will be the element of set A and जो स्मॉल b होगा वो एलिमेंट होगा स्मॉल b का। ये हम लोगों ने कल बात किया था कि अगर किसी रिलेशन में हम कोई ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो उस ऑर्डर्ड पेयर में जो दो नंबर लिखे जाएंगे उस नंबर में पहला नंबर पहले सेट का होगा, दूसरा नंबर दूसरे सेट का होगा और ये दोनों मिलकर के एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ठीक, तो अब इसी के हेल्प से इनवर्स ऑफ रिलेशन हम लोग लिखना चाहेंगे कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन कोई दो सेट दिया गया है, लेट वी हैव टू सेट्स A एंड B। हमें दो सेट दिए गए हैं A एंड B, तो इनका इनवर्स क्या होगा? देन द इनवर्स रिलेशन ऑन AB, then the inverse relation on the A cross B will be denoted by हम इसको डिनोट करेंगे कैसे? R इनवर्स। और ये डिफाइन कैसे होगा? तो अगर हमारा रिलेशन R है और इस रिलेशन R में A B एलिमेंट है, अगर हमारा रिलेशन R है और उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में A B आएगा तो जो R का इनवर्स आएगा उसमें A B न आकर के B A आएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है क्या कि ये तभी होगा जब A, B R में होगा। फिर से समझिए, जब R जो रिलेशन को लिख रहे थे तो इसमें हम लोग ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे थे। इस ऑर्डर्ड पेयर में ये दो एलिमेंट है वो कहां से लिखे जाएंगे? तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी फ्रॉम द फर्स्ट सेट और सेकेंड एलिमेंट विल बी फ्रॉम द सेकेंड सेट। हमने A क्रॉस B निकाला, इसका सबसेट लिख दिया। इसके बहुत सारे सबसेट थे, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा भी था। लेकिन जब हम लोग इसी पे R इनवर्स लिखेंगे तो R इनवर्स में जो B A ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो तभी आएगा जब ये A B इस रिलेशन R में हो। ऐसा ना हो कि इस रिलेशन R में A B है ही नहीं तो हम उसके लिए B A R इनवर्स में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये रिलेशन है और वो ये इसका इनवर्स ऑफ रिलेशन है। आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मूव करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या क्या हम लोग के पास आएगा उसको मैंने थोड़ा सा पहले से लिख दिया है ताकि हम लोग का टाइम कम लगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो सबसे पहला रिलेशन हम लोग को पढ़ना है वो हमें पढ़ना है नल रिलेशन। नल रिलेशन का ही एक और नाम होता है एम्प्टी रिलेशन, या इसी को हम लोग वॉइड रिलेशन भी कहते हैं। अब ये नल रिलेशन क्या है, एम्प्टी क्या है, वॉइड क्या है? देखिए, इन सब का मतलब होता है खाली। तो अगर एक ऐसा रिलेशन हमारे पास हो जिसमें कोई एलिमेंट ही ना लिखा जाए, आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान समझिए, फिर मैं जो बातें बोलूंगा उसको समझिए। इसको कह रहा है क्या? रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी नल, एम्प्टी और वॉइड रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। और ये कब होगा? जब ये रिलेशन आर सेट ए पे लिखा गया। ये कब होगा? जब रिलेशन आर इस सेट ए पे लिखा गया। सेट ए पे लिखने का मतलब क्या हुआ कि आर का ए क्रॉस ए हुआ है। ठीक है, आई होप ये समझ पा रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है
और वो रिलेशन जिस सेट पे लिखा गया है उस सेट का कोई भी एलिमेंट उसी सेट के किसी एलिमेंट से अगर रिलेटेड ना हो तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग नल रिलेशन कह देंगे। अगर आपको ये बात ऐसे समझ नहीं रहता, आप ऐसे समझिए क्या कि नल रिलेशन एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। एक्चुअली में जब हम लोग शुरू किए थे ये बात तो हम लोगों ने उसमें भी कहा था कि रिलेशन क्या है, सबसेट है। सबसेट है तो भाई सेट है ही, सबसेट है तो सेट तो है ही। तो नल रिलेशन एक ऐसा सेट है जिसमें हम कोई एलिमेंट ही ना लिख पाए। तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा, तो इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं नल रिलेशन के लिए। क्या ले रहे हैं, कहते हैं क्या कि हमारे पास एक सेट दिया गया है, लेट ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अ बॉयज स्कूल। जो ए है ये सेट ऑफ स्टूडेंट्स है और वो कहाँ के स्टूडेंट्स है, बॉयज स्कूल के। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट ए में कुछ नाम आ रहे होंगे, जैसे कि राम, मोहन, राजू, डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके बहुत सारे नाम आ रहे होंगे। तो अब जब इस पे हमको एक रिलेशन लिखना है, क्या हमें रिलेशन लिखना है, ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए इज द सेट, जो स्टूडेंट्स हैं किसके, बॉयज स्कूल के, और हमें क्या लिखना है, आर, राइट अ रिलेशन आर, राइट अ रिलेशन आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी such that A is sister of small b। क्या ये कभी पॉसिबल होगा कि हम इस रिलेशन R में दो ऑर्डर पेयर लिखेंगे, सॉरी इस रिलेशन R में ऑर्डर पेयर लिखेंगे जिसमें दो एलिमेंट होंगे, एक A होगा एक B होगा, तो उस एक जगह पे कोई नाम होगा, राम, मोहन, सोहन। इस B की जगह पर भी किसी लड़के का ही नाम होगा, राजू, रवि, राकेश, ऐसे करके कुछ होगा। तो ये कह रहा है कि आप एक ऐसा रिलेशन लिखिए जिसमें दो एलिमेंट है, सॉरी जिसमें एक ऑर्डर्ड पेयर है, और इस ऑर्डर्ड पेयर में जो ए और बी होगा उन दोनों में रिलेशन क्या है कि जो ए होगा वह बी का सिस्टर होगा। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि जिस सेट पे हमको ये रिलेशन लिखना है वो सेट तो बॉयज स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, बॉयज स्कूल के, और बॉयज स्कूल में केवल बॉयज पढ़ते हैं, गर्ल कोई होगा ही नहीं, गर्ल कोई होगी ही नहीं। तो जब गर्ल कोई भी नहीं होगी तो हमारे पास ऐसा रिलेशन मिलेगा ही नहीं जिसमें हम कोई एलिमेंट लिख पाए। इसका मतलब कि ये जो रिलेशन आएगा जब हम इसको टेबुलर मेथड में लिखना चाहेंगे उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, और जब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्स एलिमेंट। इस ए का कोई भी एलिमेंट उसी ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, और इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, इसको हिंदी में सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है। तो अब ये क्या है, सार्वत्रिक संबंध का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ। यूनिवर्सल जो है एक बड़ा नाम है, ये हमेशा बहुत बड़े को ही दिखाता है, जैसे हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्सल लॉ की बात करते हैं हम लोग, तो अब वैसे ही रिलेशन होगा यूनिवर्सल रिलेशन। इस नाम को देख करके ही हमें ये समझ में जरूर थोड़ा सा आ रहा होगा कि ये कुछ इस टाइप का रिलेशन होगा जो सबको दिखा रहा होगा, जो सबको दिखा रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां से फिर समझिए, अब इस डेफिनेशन को देखिए और जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको समझिए। ये पार्टिकुलर आपके बुक में डेफिनेशन मिलेंगे, अब जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको समझिए। क्या कि यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होगा जिसमें जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो जो जिस सेट पे कार्टेशियन प्रोडक्ट बना होगा, जिन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना होगा, उन जिन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना होगा उन दोनों भी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन में आ जाएंगे। जैसे जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक रिलेशन है, एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें क्या कि एक सेट बी दे रखा है हम लोग को, और इसमें दे रखा है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 लिखा है, और हमें एक रिलेशन लिखना है, राइट अ रिलेशन ऑन सेट बी। क्वेश्चन कहेगा राइट, सॉरी क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया है, रिलेशन आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट
ए सच दैट, अगर हम लोग लिखने क्या, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। मतलब कह रहा है कि अब ये जो बी दिया गया है, इसी बी पे ये आर लिखा गया है, एक रिलेशन है इस बी पे, और ये रिलेशन कैसे है, कह रहा है कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ए बी, और इसमें कैसे ऑर्डर पेयर आएंगे, तो वही ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें ए और बी का जब हम डिफरेंस निकाले तो वो 0 हो या 0 से बड़ा हो। चलिए देखते हैं। अच्छा, जब हम लोग रिलेशन लिख रहे हैं बेटा, रिलेशन लिख रहे हैं तो सर्टेनली ये बात तो याद रहना चाहिए कि ये रिलेशन कहीं ना कहीं इस बी जो दिया है, पहले हम लोग बी क्रॉस बी निकाले रहेंगे। मैंने बताया था कि जब आप लोग को एक बार ये बात समझ में आ जाएगी तो इसको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो बी क्रॉस बी कुछ बना होगा, देखो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो 4 इंटू 4 16 एलिमेंट आएंगे। जैसे 1 का 1 के साथ तो 1 1 आएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट। जो जिन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा वो इसके जस्ट पहले का जो वीडियो है वो जरूर देख लेंगे, तो ये चीजें समझ में आएंगी कि कैसे हम बी क्रॉस बी लिख पा रहे हैं। अब इस बी क्रॉस बी का सबसेट है रिलेशन, ये बात 200 बार बोल चुके हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्या कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ द गिवन सेट। तो इस बी क्रॉस बी का ये सबसेट है, इसका मतलब ये रिलेशन इसी पर से लिखा जाएगा, तो इसी में से कोई ऑर्डर पेयर लिया जाएगा। अब कह रहा है क्या कि ए बी लिया जाएगा, और वो ए बी ऐसा होगा कि ए और बी का जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा। अब आप बताओ क्या इसमें 1 1 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 और 1 का जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा। अच्छा, क्या इसमें 1 2 आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 और 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 1 आएगा और वो 0 से बड़ा है। क्या इसमें 1 3 आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसका डिफरेंस 3 होगा 2 होगा। क्या इसमें 1 4 आएगा? बिल्कुल होगा। सेम एज क्या इसमें 2 1 आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या 2 2 आएगा? हाँ जरूर। आफ्टर दैट 2 3, हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ, अब ऐसे ही जब सब कुछ लिखेंगे तो इसमें 2 के साथ मैंने लिख दिया, फिर 3 के साथ हम लोग लिखेंगे। चलिए मैं लिख देता हूँ, इसके सारे एलिमेंट में लिख देता हूँ, 2 3 2 4, फिर अगेन वी विल हैव 3 1 3 2 3 3, फिर हमारे पास क्या होगा 3 4। नेक्स्ट हम क्या लिख पाएंगे 4 1, फिर क्या लिख पाएंगे 4 2, फिर क्या लिख पाएंगे 4 3, और अगेन क्या लिख पाएंगे 4 4। तो आप देखेंगे कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी ये सारे एलिमेंट आएंगे और इस रिलेशन में भी ये सारा एलिमेंट आ गया, इसीलिए तो इसको यूनिवर्सल रिलेशन कहा जा रहा है। यहाँ पे आप समझिए, और रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट। देखो अब आप ध्यान से देखो, तो 1 जो है 1 2 3 और 4 से रिलेटेड है, जो 1 है वो 1 2 और 3 1 2 3 और 4 से रिलेटेड है, 1 2 3 4 से रिलेटेड। अगेन जो 2 है ये 1 2 3 4 से रिलेटेड है। अगेन जो 3 है ये 1 2 3 और 4 से रिलेटेड है। अगेन 4 जो है 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है और 4 से रिलेटेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। अच्छा, इतना अगर आपको समझ में आ रहा था, आप एक और लाइन समझिए क्या कि यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें जिस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे वो रिलेशन लिखना है उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट लिख दिए जाएंगे, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड इसको नोट कर लीजिए आप। ओके, तो अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट पे। हम लोग को पढ़ना है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, एक्चुअली में ये रिलेशन एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, ये डेफिनेशन ही आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, तो फिर इसको हम लोग कैसे करें? तो आइडेंटिटी रिलेशन को समझने के लिए आइडेंटिटी रिलेशन पर ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन होता है। आइडेंटिटी रिलेशन पर ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन होता है। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के देखेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए, तो आइडेंटिटी रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? तो चलिए फिर वैसे ही रिलेशन जो है वो किस पे डिफाइन है, जिस सेट पे डिफाइन है वहां से हम एक रिलेशन लिखेंगे और उस रिलेशन के लिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, किस तरह के रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे, वो मैं आप लोग को बता देता हूं। चलिए, इफ वी हैव given a set A
and R is a relation, R is a relation on set A। ये जो R है वो सेट A पे एक रिलेशन है, तो हम लोग इसको आइडेंटिटी रिलेशन कब कहेंगे? इफ वी हैव गिवन अ सेट A एंड R इज द रिलेशन ऑन सेट A, देन R विल बी आइडेंटिटी रिलेशन, और जब आइडेंटिटी रिलेशन होगा तो इसको IA से दिखाया जाता है। IA कब होगा? कब A अगर A एलिमेंट है सेट A का, तो उसके लिए AA हो हमारे पास, वेयर सच दैट A एलिमेंट ऑफ A ओनली, इसमें पॉइंट आएगा। अब इसको कैसे समझा जाए, समझिए। अगर हमारे पास सेट A है, इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं और ऐसे समझने के लिए। हमारे पास सेट A है, इसमें 1, 2 और 3 दिया गया। तो अगर मैं इस बेसिस पे अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन लिख रहा हूँ आइए यहाँ से, तो A के लिए AA है, मतलब कि A को 2 बार लिखना है, इसका मतलब कि 1 को 2 बार लिख देना है, लाइक ऑर्डर्ड पेयर बना करके, फिर 2 को 2 लिख देना है, और फिर 3 को 3 लिख देना है। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा समझिए कि 1, 2, 3, 1, 2 और 3, 1 से भी रिलेटेड होता है, 2 से भी, 3 से। वैसे ही 2 1 से रिलेटेड होगा, 2 से रिलेटेड होगा, 3 से रिलेटेड होगा। लेकिन आप देखिएगा ध्यान से कि 2 2 वाला ही केवल मैंने लिखा है, मैंने 2 1 वाला नहीं लिखा है, मैंने 2 1 वाला नहीं लिखा है, मैंने 1 2 वाला नहीं लिखा है, मैंने 1 3 वाला भी नहीं लिखा, मैंने केवल 2 2 वाला लिखा है, 1 1 वाला लिखा है और 3 3 वाला लिखा है। ओनली बात समझिएगा, ये पॉइंट होना चाहिए हमेशा, क्या कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है, अगर किसी सेट ए पे लिखा जा रहा है और उस सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उन सभी एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन है। अगर किसी सेट ए में कोई एलिमेंट x है, तो उस x का x के साथ ही एक रिलेशन होगा, और वही ऑर्डर्ड पेयर उस आइडेंटिटी रिलेशन में आएंगे, ये याद रखिएगा। अच्छा, अगर इससे ज्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पे मैं 2 3 लिख दूं, तो क्या हो जाएगा बोलिए? अगर हम लोग इसमें 2 3 लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आप इस बात को जरूर बताइएगा। चलिए, आई होप आप लोगों को आइडेंटिटी रिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य इसको कहा जाता है हिंदी में, स्वतुल्य संबंध। अब जिस प्रकार आइडेंटिटी रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन से ही थोड़ा सा डेफिनेशन इसका रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। वो क्या है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे हमारे पास अगर हम कहें कि लेट A is a given set, let A is a given set and small a is the element of set A. small a क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट A है। then for all A belongs to set A, जितना भी A सेट A में है, अच्छा जितना भी A सेट A में है, इसका मतलब क्या हुआ कि A में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए, फॉर ऑल, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल। ओके, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, इस सेट A में जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए देयर एग्जिस्ट, क्या करें? देयर एग्जिस्ट मतलब रहे, देयर एग्जिस्ट क्या? A कॉमा A बिलोंग्स टू, ठीक है, समझिए कि A के लिए अगर कोई सेट A है, उसमें कोई एलिमेंट A है, तो इस A के लिए AA जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो किस में रहे? R में रहेगा। तो उस रिलेशन R को हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब क्या चलिए समझते हैं, इस मतलब को लिखते हैं। इफ A इक्वल्स टू हमारे पास दे रखा है 1 2 3, तो सर्टेनली इस पे एक क्रॉस A हुआ होगा, 1 1 बना होगा इस पे, फिर 1 2 बना होगा, 1 3 बना होगा, अगेन 2 1 बना होगा, 2 2 बना होगा, 2 3 बना होगा, अगेन 3 1 बना होगा, 3 2 बना होगा एंड 3 3 बना होगा। डन है इतना। अब इसी पर से एक रिलेशन R लिखना है हम लोग को। करा क्या कि इस रिलेशन R में करा क्या, देयर इफ A इज अ गिवन सेट एंड स्मॉल a इज द एलिमेंट ऑफ A, हमारा जो स्मॉल a है उस सेट A से लिया गया है,
याद रखिएगा कि जो स्मॉल ए है वो सेट ए का होना चाहिए, तो उस ए के लिए ए किसमें हो, आर में, ए किसमें हो, आर में हो। तो इसका मतलब कि इस आर के लिए हम क्या लिखेंगे, अगर मैं 1 लेकर चल रहा हूं तो 1 के लिए 1 1 होना चाहिए। चलिए अगर मैं 2 की बात करूंगा तो 2 के लिए 2 2 होना चाहिए इसी रिलेशन में। फिर इफ वी विल टॉक अबाउट 3 तो 3 के लिए 3 3 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। तो ये रिलेशन आर क्या हो गया, आइडेंटिटी, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी बताया और उसका भी डेफिनेशन तो सेम ऐसे ही था, उसमें भी था कि यदि कोई ए है तो उस ए के लिए ए रिलेशन में हो। लेकिन मैंने उसमें एक बात बताया था कि फॉर ऑल ए देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू आर, लेकिन ओनली होगा, ओनली जो वर्ड आएगा वो वर्ड यहाँ पे रिफ्लेक्टिव और आइडेंटिटी रिलेशन के डिफरेंस को बताता है। चलिए मैं फिर से बात करूंगा, क्या डिफरेंस ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या अंतर है यहाँ पे समझिए। क्या, अगर हमारे पास कोई सेट ए दिया गया, लेट ए इज अ गिवन सेट, हमारे पास एक सेट ए दे दिया गया और इस सेट ए में कोई एलिमेंट ए है, तो इस ए के लिए फॉर ऑल जितने भी उसमें ए है, उस सेट ए में जितने भी ए, अब देखो ए का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट है उस सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उन सब के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, जो ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ ही रिलेशन होगा, ए बिलोंग्स टू आर, और वो कहां पे होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। जैसे ये मैंने लिखा है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन भी है। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन हम लोगों ने क्या सीखा कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, अगर हमारे पास सेट ए है, एक सेट दिया है और उस पे आर लिखना है, तो ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। और यहां पर भी इसको हम लोग आइए दिखाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि 1 1 1 1 2 2 3 3 यहां पर भी आया, यहां पे हमने इसको आइडेंटिटी रिलेशन कहा और यहां पर ये 1 1 2 2 और 3 3 आया, इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह रहे हैं। एक्चुअली में ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है, ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है। चलिए तो अब फिर डिफरेंस क्या हुआ आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव में, उसको समझने के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं कि अगर मैं फिर से यहां से एक और सेट बनाऊं, एक और रिलेशन बनाऊं आर, जिसमें लिखूं मैं, क्या लिखूं मैं, 1 1, फिर मैं लिख दूं 2 2 एंड अगेन मैं लिख दे रहा हूं 3 3। लेकिन इसके साथ अगर मैं लिख दूं 1 2, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लिख दूं, तो अब ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। अब आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या अंतर है। आइडेंटिटी में जो एलिमेंट दिया रहेगा उस एलिमेंट का खुद के साथ ही केवल रिलेशन रहेगा, ओनली देयर विल बी द रिलेशन विद द गिवन एलिमेंट, ओनली द एलिमेंट व्हिच वी आर राइटिंग, उस एलिमेंट का खुद के साथ ही बस रिलेशन रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे। लेकिन अगर उस आइडेंटिटी रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर बन रहा है उसके साथ एक एक्स्ट्रा भी आ जाए तो वो रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। और हाँ, जो आइडेंटिटी है वो रिफ्लेक्सिव भी है। तो यहाँ पे एक लाइन आप समझ कर रखेंगे, नोट करेंगे क्या, कि ऑल द आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बट ऑल द रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर नॉट आइडेंटिटी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। फिर से मैं बोल रहा हूं ये लाइन, क्या, ऑल द आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट ऑल द रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर नॉट आइडेंटिटी। इसके लिए एक लाइन और यूज किया जाता है, ऑल द आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। इसको नोट कर लीजिए, ये आइडेंटिटी है लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी है। अच्छा, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव के साथ साथ आइडेंटिटी है और वो केवल रिफ्लेक्सिव। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो सिमेट्रिक रिलेशन जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसी एक, जैसे कोई सेट है उसके किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट को लेकर के चलता है और फिर वहां से अपना डेफिनेशन देता है। लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन हमेशा दो एलिमेंट को लेकर के चलता है। अब जैसे सिमेट्रिक रिलेशन को हम समझते हैं, लेट वी है, मैंने थोड़ा लिख दिया है ताकि थोड़ा सा इजी रहे हम लोग के लिए। लेट वी हैव गिवन अ सेट ए, अगर हमारे पास एक सेट ए है एंड आर इज डिफाइंड ऑन इट, और जो रिलेशन हम दिखने वाले हैं वो रिलेशन आर इस सेट ए पर ही डिफाइंड है। हमारे पास एक सेट ए दे दिया और आर इसी पे डिफाइंड है। अब इसके बाद हम कहते हैं क्या, कि इफ ए कॉमा बी, अब ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ ए, हम कह रहे हैं कि जो ए था, हमारा जो सेट ए दिया गया था
उस सेट ए में दो एलिमेंट है, कौन कौन? तो ए कॉमा बी, ये दो एलिमेंट है। इन दोनों एलिमेंट्स के लिए इफ देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू आर, याद रखिएगा हम करें क्या कि ए बी एलिमेंट ऑफ है, तो देयर एग्जिस्ट वहां पे एग्जिस्ट करे, क्या एग्जिस्ट करे? ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर आर में हो, और ये इंप्लाई करे क्या? ये इंप्लाई करे कि बी ए बिलोंग्स टू आर ऑल्सो। फिर समझिए कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है और उस सेट ए पे एक रिलेशन आर लिखना है जिसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहना चाह रहे हैं, तो सिमेट्रिक रिलेशन हमेशा दो एलिमेंट पे डिफाइंड होगा। दो एलिमेंट हमारे पास ऐसे हैं जो ए और बी है, और ये दोनों ए के हैं, तो इन दोनों एलिमेंट के लिए अगर एक ऑर्डर्ड पेयर आर में है तो ये इंप्लाई करेगा कि उस ऑर्डर्ड पेयर का इनवर्स ऑर्डर्ड पेयर, जैसे इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए इनवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी उस आर में हो, तो हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन है। फिर समझिए जो हम लोगों ने इनवर्स रिलेशन पढ़ा था वो सिमेट्रिक रिलेशन से रिलेटेड है, उसमें भी था कि ए बी के लिए बी ए हो, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ए बी के लिए बी ए हो, लेकिन यहाँ पर ए बी के लिए बी ए के साथ साथ कुछ और भी एलिमेंट हो सकते हैं, वो देखना पड़ेगा कि, चलिए तो हम आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास ए और बी दो एलिमेंट हैं तो उसके लिए ए बी अगर आर में है, ये इंप्लाई करे कि बी ए भी आर में है, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा इजी एग्जांपल ही लेकर के चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि चीजें इजी वे में समझ में आए। मैं कह रहा हूं कि एक सेट में लिख रहा हूं, कोई सेट में लिख रहा हूं x, x इक्वल्स टू 1 2 और 3 दे दिया है, और हमें इस पे एक रिलेशन r लिखना है, ठीक है, एक रिलेशन r लिखना है। जो रिलेशन r, सॉरी इस पे एक रिलेशन r दिया गया, हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। 1 1 दे दिया है इसमें, फिर 2 2 दे दिया है इसमें, 3 3 दे दिया है इसमें, ठीक है। इसके साथ इसने इसमें 1 2 दे रखा है, फिर 2 1 भी दे रखा है, एंड 3 1 भी दे रखा है। हमें चेक करना है, चेक whether R is symmetric or not, symmetric or not हमें चेक करना है, ठीक है। तो हम चेक कर, मैंने कहा क्या कि दो एलिमेंट लेकर के चला जाएगा इसमें, और उन दोनों एलिमेंट के लिए अगर ऑर्डर्ड पेयर R में है तो उसी ऑर्डर्ड पेयर के लिए, देखो इसमें A आगे है डोमेन के जगह पे, तो यहाँ पे वो A रेंज के जगह पे हो रहा है, इसमें B रेंज की जगह पे है, तो इसमें सॉरी जो जब इसका सेट बनेगा तो डोमेन और रेंज बनाएगा, लेकिन ऐसे इसको प्री इमेज और इमेज बोलते हैं, ये प्री इमेज है और ये इमेज है, ठीक है। चलिए तो अब आप देखिए 1 1 1 1 हम अगर देखते हैं तो 1 1 का जो उल्टा बनेगा वो 1 1 होगा, तो 1 1 का भी उल्टा 1 1, तो इसका मतलब इसका इसके इस पेयर के लिए, जैसे अगर ये पेयर ए बी है तो इसके लिए बी ए इसमें, ठीक, 2 2 के लिए इसका उल्टा 2 2 है, 3 3 के लिए इसका उल्टा 3 3 इसमें है। लेकिन अब हम बात करेंगे 1 2, तो 1 2 का उल्टा 2 1, आप देखेंगे तो इसके लिए ये इंप्लाई कर रहा है, फिर 2 1 का उल्टा 1 2, ये भी है, 3 1 3 1 का रिवर्स, इसका इनवर्स 1 3 इसमें नहीं है। इस एलिमेंट के लिए 3 1 के लिए हमारे पास 1 3 नहीं है, इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एलिमेंट हमारे पास नहीं होता, केवल ये एलिमेंट हमारे पास नहीं होता, तो ये जो पूरा सेट था ये सिमेट्रिक हो जाता। अगर ये दोनों भी एलिमेंट नहीं होते, केवल हमारे पास यहीं तक रहता 1 1 2 2 और 3 3, तब भी ये सिमेट्रिक हो जाता। आप ध्यान से देखेंगे ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, और यही रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन भी है। इसका मतलब कि जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं अगर सॉरी जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन केवल कहेंगे हम, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में तो कुछ और भी बढ़ सकता है आइडेंटिटी के साथ साथ, तो जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो सिमेट्रिक रिलेशन भी होते हैं। आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगली ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन आपके रिलेशन का जो टॉपिक है एनसीईआरटी में, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेशन है, और इसके बाद हम लोगों को लास्ट रिलेशन पढ़ना रहेगा इक्विवेलेंस। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, तो मैंने कहा कि जिस तरह से जब हम लोग रिफ्लेक्सिव पढ़े तो एक एक एलिमेंट को लेकर के चले, सिमेट्रिक पढ़े तो दो दो एलिमेंट को लेकर के चले, तो वैसे ही जब हम ट्रांजिटिव पढ़ेंगे तो तीन तीन एलिमेंट को लेकर के चलेंगे। हम क्या कहें कि लेट, हमारे पास दिया है लेट वी हैव गिवन
गिवन अ सेट ए, एक सेट ए दिया है एंड आर इज डिफाइंड R is defined on A। ये R जो है इस A पे इस सेट A पे डिफाइंड है। तो इसके लिए जब हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन लिखना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि इफ, तीन एलिमेंट लिख लेंगे, इफ A, B एंड C बिलोंग्स टू R। इफ A, B एंड C बिलोंग्स टू R तो एग्जिस्ट करे, देयर एग्जिस्ट, क्या करे जी, A B बिलोंग्स टू R, A B किस में हो, R में हो, और क्या हो, BC बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, और ये इंप्लाई करे AC भी R में हो, तब वो सेट ट्रांजिटिव कहा जाएगा। इसका मतलब कि पहले AB होना पड़ेगा, फिर BC होना पड़ेगा, और अगर ये होगा और ये होगा और इन दोनों के होने के बाद ये रहे, इस तरह का रिलेशन रहे, तब वो ट्रांजिटिव कहा जाएगा। जैसे अब इसको समझने के लिए एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं डायरेक्टली, ये रिलेशन किसी ए पे लिखा गया है और इस ए में 1 2 3 एलिमेंट है। चलिए मैं लिख रहा हूं 1 1, फिर मैं लिख दे रहा हूं 1 3, फिर मैं लिख दे रहा हूं 3 1, फिर मैं लिख दे रहा हूं 2 2, फिर मैं लिख रहा हूं 2 3, और इसको चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो चलिए 1, इसमें समझ ही बदले, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर समझा दे रहा हूँ कैसे समझना है। ये जो पहला एलिमेंट था, इसका जहां पे एंड हुआ वहां पे ये शुरू हुआ, तो हमें ये देखना है कि ये जिससे एंड हो रहा है, तो इस एंड होने वाले से शुरू होने वाला कौन कौन है, और उस सब के साथ जब रिलेशन बनेगा तो फिर पहले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट लेकर के अगला वाला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, और इसको फॉलो करेगा अगर तो वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। चलिए तो 1 1 आप ध्यान से देखेंगे तो 1 से शुरू हुआ, 1 से खत्म हुआ, तो 1 से यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो 1 से शुरू होने वाला कौन कौन है हमारे पास, एक ये है, एक वही केवल है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस 1 को देखेंगे और इस 1 को देखेंगे, और इन दोनों को नेग्लेक्ट करेंगे तो 1 3 बनेगा। 1 3 हमारे पास इस रिलेशन में है, इसका मतलब कि ये 1 1 के लिए और 1 3 के लिए ट्रांजिटिव हो गया। चलिए अब इसके लिए तो चेक हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं 1 3। अब आप देखेंगे कि जब हम 1 3 के लिए आगे बढ़ेंगे तो 1 3 एंड किससे हो रहा है, 3 से, तो जो जो 3 से शुरू हुआ होगा, जैसे कि ये 3 से शुरू हुआ है, केवल वही हुआ है, वो उसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 1 3 3 से खत्म हुआ, ये शुरू से शुरू हुआ, तो इन दोनों को जब हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, इन दोनों को जब खत्म करेंगे तो हमारे पास 1 1 बचेगा। क्या 1 1 इस रिलेशन में है? हाँ है। इसका मतलब कि इसके लिए भी, इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए भी ये ट्रांजिटिव है। फिर आगे बढ़ते हैं 3 1, किससे खत्म हुआ, 1 से खत्म हुआ, तो 1 से खत्म हुआ, तो 1 से शुरू होने वाला कौन कौन है, बोलिए 1 से शुरू होने वाला कौन कौन है, तो एक ये एलिमेंट है जो 1 से शुरू हो रहा है, फिर ये एलिमेंट है जो 1 से शुरू हो रहा है, ये 1 से खत्म हुआ, ये 1 से शुरू हुआ, तो इसमें का 1 और इसमें का 1 खत्म होगा, तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, तो 3 1 और 1 1, इसका मतलब कि फिर से 3 1 होना चाहिए, तो 3 1 यहाँ पे है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 से ये खत्म हुआ, ये 1 से शुरू हुआ, यहाँ पे 3 था, याद रखिएगा ये 3 लिखा गया है, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ अच्छे से, ये 3 है, तो 3 1 1 से खत्म, 1 से शुरू, तो ये और ये जब खत्म होगा तो 3 3 आएगा, 3 3 इसमें नहीं है, जब ये नहीं है इसका मतलब कि ये उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अब आप करेंगे सर इसके लिए भी ट्रांजिटिव था, इसके लिए भी था, लेकिन इसके लिए नहीं हुआ, तो क्या ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो हाँ बिल्कुल, अगर किसी सेट को ट्रांजिटिव होना है, किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव होना है, तो वो उसके हर एक एलिमेंट के लिए जो ट्रांजिटिव का प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा एक बात समझिए, ए बी से खत्म हुआ और बी से शुरू होने वाला हो ही नहीं, जैसे इस 2 2, ये 2 से खत्म हुआ लेकिन 2 से शुरू होने वाला यही केवल एलिमेंट है, और कोई एलिमेंट इसमें, हाँ सॉरी यहाँ पे है 2 2, ये 2 और 2 खत्म होते तो 2 3 इसमें था, इसके लिए ट्रांजिटिव है, ये 3 से खत्म हुआ और ये 3 से शुरू हुआ, तो 3 1 और 2 1 यहाँ पे आता, तो इसका मतलब इसके लिए भी ट्रांजिटिव नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ए बी है, बी से खत्म हुआ, ये बी से शुरू हो गया, अच्छा क्या होता कि अगर एक एलिमेंट है जो बी से खत्म हुआ, एक ऑर्डर पेयर है जो बी से खत्म हुआ, लेकिन उसके लिए बी से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं हो, तब क्या वो इक्विवेलेंट सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा? एक्चुअली में उस पार्टिकुलर के लिए वो ट्रांजिटिव को फॉलो करेगा। क्यों?
क्योंकि रिलेशन ये कहता है, ये डेफिनेशन ये कहता है कि AB हो और उस AB के लिए BC हो, तब AC होना इंप्लाई करता है, मतलब जरूरी है। AB हो और AB के लिए BC हो तो AC होना जरूरी है, लेकिन अगर AB है और AB के लिए BC है ही नहीं तो AC है या नहीं है वो फर्क नहीं पड़ता है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं हमारा जो सबसे लास्ट है, लास्ट टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? एक्चुअली में एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, दूसरा नंबर सिमेट्रिक भी हो, सिमेट्रिक भी हो, और तीसरा नंबर ट्रांजिटिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अगर इन तीनों को ही फॉलो करेगा तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या है, और इतने ही सारे रिलेशन हम लोग को पढ़ने हैं। आफ्टर दैट हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे, और जो भी स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद एक वीडियो में जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ रिलेशन, जैसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ये कैसे निकलेगा। और इसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत बार पूछा गया, सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन हैं कि अगर कोई रिलेशन है, कोई सेट है, तो वहां से कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन पाएंगे, कितने सिमेट्रिक बन पाएंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करिए। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि कहां पे सुधार की जरूरत है। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम है, आप उसको जरूर सेंड कर सकते हैं। थैंक्स।